Morning student, this video is about class 5 subject EVS SST term 2. Today we are going to read chapter number 2, the equatorial region, the Congo Basin. Chapter number 2 and lecture number 1. The regions lie between 10 degrees north and 10 degrees south of the equator are known as equatorial regions. जो भी रीजन्स जो इलाके रीजन्स का मतलब होता है इलाके होता है जो इलाके 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास हैं सारे इलाके वो इक्वेटोरियल रीजन्स कहलाए जाते हैं. These area covered a large part of the world including countries like और ये जो इक्वेटर रीजन्स हैं ये बहुत सारे पार्ट्स को कवर करते हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज ब्राज़ील, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, DRC, ये इस तरीके की कंट्रीज भी इनमें शामिल हैं और ये बहुत एक लार्ज पार्ट को वर्ल्ड के इंक्लूड करती हैं अपने अंदर. जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं. वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करती हैं. Thus, the equatorial regions can be discussed classified into three important border regions. इसलिए जो ये इक्वेटोरियल रीजन है क्योंकि ये वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट को कवर करता है इसलिए इस रीजन्स को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया समझाया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल Amazon basin in South America, Congo basin in Central Africa, Indonesia in Southeast Asia. ये तीन पार्ट्स में इस रीजन को इस इलाके को डिवाइड किया गया है क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, कौन कौन से? अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका, Congo basin in Central Africa, Indonesia in Southeast Asia. But in this chapter, we will study only about country Democratic Republic of Congo, a country in Central America. Central America में जो एक country है Democratic Republic of Congo, DRC भी बोलते हैं जिसको, आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. आज हम DRC के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. DRC मैम बार बार इस नेम को DRC से ही बोलेंगी और DRC की फुल फॉर्म भी आ सकती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. आज हम इसी चैप्टर में इसके बारे में पूरी कंट्री के बारे में ही पढ़ेंगे. उसकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में वहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरीके के क्या क्या रीजन्स कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे इस कंट्री के बारे में आज हम. जैसे हम इंडिया के बारे में तो जानते हैं तो आज हम DRC के बारे में जानेंगे. DRC lies in the equatorial region as the equator passes through DRC. ये DRC इक्वेटिकल रीजन में क्यों आता है? क्योंकि जो इक्वेटर है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है वो इक्वेटर की जो लाइन है इमेजिनरी लाइन वो DRC के से पास थ्रू होती है. It is one of the largest country of Africa and has an area of about 23.5 lakh square kilometers. और ये अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री भी है. इसका एरिया है, एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल है 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, ये इतने एरिया में पूरी कंट्री फैली हुई है, तभी ये लार्जेस्ट कंट्री भी है अफ्रीका की. कौन सी कंट्री? DRC. It is located in Central Africa and is surrounded by land on all sides except the side which faces the sea.
अफ्रीका जो ये DRC है, ये सेंट्रल अफ्रीका में है और ये ऑल साइडेड से, सारी साइडेड से लैंड ही है, मतलब किसी साइड पर सी नहीं है, बस एक ही फेस साइड, एक फेस साइड में इनके सी है। ठीक है, जैसे कई बारी अपने आइलैंड्स होते हैं, चारों तरफ पानी होता है, बीच में लैंड होती है, ऐसा नहीं है। इसके तीनों तरफ लैंड है, वन फेस पर, एक साइड पर इसके सी है, इस कंट्री के DRC। It is surrounded by 9 neighboring countries, example, Congo in the west, the Central African Republic, and South Sudan in the north। अब आपको इसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताया गया है कि वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में और ईस्ट में कौन कौन सी इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DRC की नेबरिंग कंट्री कौन है। ठीक है, विच फ्रॉम विच साइड, जैसे विच कंट्रीज इज द नेबर ऑफ DRC फ्रॉम द साउथ, ठीक है, और नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कॉन्गो इन द वेस्ट, कॉन्गो जो है वेस्ट में है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सदर्न इन द नॉर्थ, ये दोनों कंट्रीज नॉर्थ में है। अंगोला एंड जिम्बिया इन द साउथ, साउथ में है। और ईस्ट में 4 कंट्रीज हैं जो इसके DRC के नेबरिंग है। Now earlier it was known as Bangan Congo, which was changed into Zaire in 1971, but in 1977 the name was again changed to the Democratic Republic of Congo। पहले जो सबसे पहले नेम था बेल्गिन कोंगो था DRC का, उसके बाद इस नेम को दोबारा चेंज किया गया 1971 में, और DRC नेम इस कंट्री को 1977 में मिला। और DRC कंट्री की कैपिटल है किंगशासा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हेन DRC गॉट इट्स नेम, तो व्हेन कब मिला था, 1977 में। एंड विच इज इट्स कैपिटल, कैपिटल क्या है, किंगशासा। South Southern came into existence on 9th July 2011. Earlier it was a part of Southern. It is the 54th country of America. साउथ सदर्न अलग से कंट्री कब बनी, 9th जुलाई 2011 में। उससे पहले ये जो कंट्री थी पार्ट थी सूडान का ही। ठीक है, और ये 54th कंट्री है अफ्रीका की। The Congo River flows in the central part and is surrounded by mountains and plateaus. It cuts the equator twice. Towards the northeast lies the Rwenzori mountain। जो कॉन्गो रिवर है वो फ्लो करती है सेंट्रल पार्ट से, बीच में बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से फ्लो करती है, और ये सराउंडेड, इसके चारों तरफ माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं, और ये इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है। जो हमारा इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको दो साइड से कट करती हुई जाती है। किस साइड जाती है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और कौन से माउंटेन्स की तरफ, रिनोजोरी माउंटेन्स की तरफ। Lake Albert, Lake Atqua, Lake Kivu, and Lake Tangia lies along the eastern border। और ये जो चारों लेक्स हैं आपके सामने, ये चारों लेक्स इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स में आती हैं। बेटा इट्स नॉट फॉर द लर्निंग पर्पस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज के लिए
ये बताया गया है कि ये लेक्स उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर, डीआरसी की जो कंट्री है उसके ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ये 4 लेक्स आती हैं। लेक अल्बर्ट, लेक एडक्वाक, लेक इवू, लेक कंग्याक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द कोंगो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। द लॉन्गेस्ट रिवर इज द नाइल। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, बट जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है वो है कॉन्गो। सबसे आपने पढ़ा है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल, और सेकंड अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है कॉन्गो रिवर। क्लाइमेट, अब यहाँ का डीआरसी का क्लाइमेट कैसा रहता है, अब हम वो पढ़ते हैं। The DRC has a hot and wet climate throughout the year due to its location at the equator. हमने पढ़ा था इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज होती हैं वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है। ड्यू टू हॉटनेस, और वहाँ पे एक फेस साइड में सी है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी रहती है, मतलब क्लाइमेट वेट भी रहता है। Rainfall occurs all the year round and it's of the conventional type. जो रेनफॉल है वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस टाइम पर रेनफॉल होएगी और इस टाइम पे नहीं होएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल किसी भी टाइम पर बरसात हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, भी ज्यादा होती है क्योंकि हीट की वजह से ज्यादा वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर से क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म की वजह से रेन भी ज्यादा होती है। इट रेन्स हैवीली every afternoon accompanies with thunder and lightning. आप ये लगा लीजिए कि हर दोपहर को, ठीक है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है बिजली की कड़कड़ाहट के साथ और लाइटनिंग के साथ। द मेन फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स आर, जो इक्वेटोरियल रीजन्स पे हमारी कंट्रीज हैं उनका क्लाइमेट किस तरीके से का रहता है वो पढ़ते हैं। रेन थ्रू आउट द ईयर, ऐसे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर पूरे साल रेन होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हाई टेम्परेचर रहता है। हाई ह्यूमिडिटी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है क्योंकि एरिया हॉट रहता है, अगर सी नियर है तो फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल, जो डे की लेंथ और नाइट की लेंथ होती है वो इक्वल रहती है। कंपैरेटिवली प्लेजेंट इवनिंग एंड नाइट, दिन के मुकाबले रात जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठंडी होती है। रात का जो वेदर होता है, वो क्लाइमेट होता है वो अच्छा होता है। वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि डीआरसी में वेजिटेशन, खान पीन कैसा है, वेजिटेशन क्या क्या उगती है वहाँ पर, ठीक है। दिस रीजन हैज थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेन, ज्यादा रेन की वजह से यहाँ पर बहुत घना जंगल है जो हमेशा हरा ही रहता है। ट्रीज आर टॉल एंड एवरग्रीन विथ हार्ड, ट्रीज जो हैं बहुत टॉल टॉल हैं और हमेशा हरे ही रहते हैं, हार्ड वुड के साथ, बहुत मजबूत लकड़ी के साथ, तने के साथ। These forests are uneconomical because of the thick underground of brushes and shrubs which make transport impossible. ये फॉरेस्ट बिल्कुल अनइकोनॉमिकल है, यहाँ से कोई भी जैसे इकोनॉमिकल मतलब पैसे में यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जो लॉन्ग लॉन्ग ट्री हैं, मतलब टॉल टॉल ट्री हैं, उनके नीचे जो है वहाँ पर बहुत श्रब्स होते हैं, बुशेस, झाड़ियाँ बहुत होती हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कार्स बसेस वगैरह कुछ भी नहीं चल पाती हैं।
The ebony, mahogany, and rubber are the useful trees of these forests. They form a canopy above which shuts out the light from the reaching the ground, so the forest is dark and dumb. A variety of plants are found in these forests. ये forest जैसे टॉल ट्री है, टॉल ट्री के नीचे shrubs हैं, झाड़ियां हैं बहुत ज्यादा। तो जो टॉल ट्री है वो कनोपी मतलब एक टेंट की तरह काम करती है कि ऊपर से ढक देती हैं ये, लाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती ग्राउंड तक, इसलिए ये जो फॉरेस्ट है डार्क रहते हैं, यहाँ पर ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। और इस जो फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत तरह के वैरायटी के। वाइल्ड लाइफ, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज monkeys, gorillas, pigeon, chimpanzees, baboons, okapi, a horse-like animal, deadly insects including the pistol fly which cause sleeping sickness, and python snakes are found in these thick forest। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी इन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। कुछ डेडली इंसेक्ट्स भी जिनके काटने से इंसान मर भी सकता है, इस तरीके के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। और भी बीमारियां फैलाने वाले बहुत तरीके के एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Marshy areas are the home to elephant। मार्शी एरियाज मतलब दलदलापन, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है तो जो मिट्टी है वो गीली रहती है। तो राइनासोर और हिपोपोटामस भी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, एलिफेंट भी। A large variety of birds are also found here। और बहुत वैरायटी के बर्ड्स भी मिलते हैं। Congo has such a wide variety of wildlife that it is called the natural zoo of the world। बहुत वैरायटी के यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं, इसलिए इसको नेचुरल जू भी हम बोल सकते हैं वर्ल्ड का। लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के पीपल की, लोगों की लाइफ कैसी है, अब हम उस बारे में बात करेंगे। The DRC got independence in 1960 and is thinly populated 65.71 million people। The climate conditions are not favorable here। इंडिपेंडेंस कब मिली थी टीआरसी को? 1960 में। और बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ की, 65.71 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रेन होती रहती है, बहुत हॉट क्लाइमेट है, तो ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट नहीं है। The people living in this region have to struggle hard for a living। The majority of them are Bantu Nargos। जो ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इस एरिया में रहने के लिए, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको बोलते हैं बेंटू नर्गोस। वहाँ के लोगों को इस नाम से बुलाया जाता है। They are tall and have curly hair and live in a traditional way। They speak the Bantu language and enjoy music and dance। ये लोग लंबे होते हैं, इनके बाल कर्ली होते हैं, और एक ट्रेडिशनल वेयर जैसे आदिवासी हम बोलते हैं उस तरीके का इनका अलग सा एक पहनावा होता है, और ये बेंटू लैंग्वेज ही बोलते हैं। ये डांस और म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। People living in Congo Basin are called Prismines। They are short in height and live in temporary hut। और जो लोग केंगू बेसिन में रहते हैं, ठीक है, उन्हें पेजाइम्स बोला जाता है। ये शॉर्ट हाइट के होते हैं और टेम्परेरी हट्स में रहते हैं, ये अपना घर नहीं बनाते हैं। Most of the huts are built on the tree or on poles because of ground is wet and marshy। They move from one place to another in search of food। ये लोग अपनी हट कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर या फिर पोल्स पे, लकड़ी के पोल्स बना के, जैसे हमने स्टिल्ट हाउसेस पढ़े थे पहले, उस तरीके के पोल्स पर ये अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इनका ग्राउंड
वेट रहता है, मेशी रहता है, गीला ही रहता है हमेशा। Hunting and gathering foods are their main occupation. They lead a primitive life. This country is very rich in water sources, but they are yet to be developed. ये लोग बहुत एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या रहता है, काम क्या रहता है, अपने लिए ही फूड ढूंढना, गैदर करना, जोड़ के रखना, हंट करना। ये जो कंट्री है वो वाटर रिसोर्सेज से बहुत रिच है, बट इस कंट्री की डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। मिनरल्स। द DRC इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। DRC में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। कोबाल्ट, बोक्साइट, कैडमियम, कॉपर, पेट्रोलियम, डायमंड, कोल, जिंक, आयरन, magnesium, uranium, silver, radium, and coal. They are main minerals found here. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था मिनरल्स के बारे में, जो साइंस का चैप्टर था हमारा, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये कुछ मिनरल्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और बहुत ही कॉस्टली भी हैं। द कॉन्गो रीजन इज लीडिंग प्रोसीजर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। और ये रीजन, जो ये इलाका है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के भी बारे में पढ़ा था। बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है और उसी पानी के प्रेशर से फैन को, एक मशीनरी होती है, उसको चलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोड्यूस होती है। Amazing fact. The Congo region is the world largest processor of industrial diamond and cobalt. जो कोंगो रीजन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जिसने चलाया हुआ है उन्होंने डायमंड एंड कोबाल्ट का। डायमंड और कोबाल्ट वहाँ पर बहुत मिलते हैं। ऑक्यूपेशन। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। फार्मिंग यहाँ पे सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज स्टिल इन प्रैक्टिस। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्चर चलता है, मतलब एक बारी जिस जमीन पर ये लोग फसल बोते हैं, अगली बार उसको छोड़ के कहीं और फसल बोते हैं, फिर अगली बार कहीं और। इस तरीके से एक ही जमीन पर बार बार फसल नहीं उगाते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड कासावा। यहाँ पर ये फूड क्रॉप्स राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड कासावा यहाँ पर मेजर क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं। Cassava is a root crop and is the main food of the people here. यहाँ के लोग कसावा को बहुत खाते हैं। यहाँ का ये एक रूट होती है, रूट क्रॉप है, यहाँ की मेन डिश है। द कैश क्रॉप ऑफ द रीजन आर कोकोआ, कॉफी, तंबाकू, कॉटन, रबर एंड प्लाम ऑयल। यहाँ पर जो कैश क्रॉप, मतलब जो यहाँ से बाहर भी जाती है, बिक्री होती है, जिसकी वजह से यहाँ का इकोनॉमी चलता है, वो यहाँ की क्रॉप्स हैं कोकोआ, कॉफी, तंबाकू, कॉटन, रबर एंड प्लाम ऑयल। ट्रांसपोर्ट। DRC का ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एज इट इज डिफिकल्ट The transport system is not well developed as it is difficult to construct road and railway through the thick forest and marshy land. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट है रोड्स बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, थिक फॉरेस्ट और गीली लैंड की वजह से। Water transport is an important means of traveling. After independence, there has been some development in the transport system. Air transport is fast becoming here. डेवलप इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा ट्रांसपोर्ट सुधरा है, अब वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट भी आ चुका है। Important cities and towns. Nearly 30% of total population live in towns and cities. ज़्यादातर 30% लोग जो वहाँ के हैं वो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। किशनांग इज़ द कैपिटल ऑफ DRC और ये इनकी सबसे लार्जेस्ट सिटी। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री और ये वेस्ट साइड में कंट्री के सिचुएटेड है। नाउ बेटा होमवर्क ऑफ दिस लेक्चर।
You have to do all these question answers. What type of climate does the Democratic Republic of Congo have and why? Name three trees of commercial use found in the DRC. Name the countries along the eastern border of DRC. Who are the primes? Name the minerals found in Congo. Beta, now you have to take your live class. If you have any doubt, you can ask in that live class and try to do these question answers. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.